Hello friends, let's discuss RTP September 25 अकाउंटिंग। बेटा आपके जो मॉक टेस्ट पेपर और RTP इंस्टीट्यूट ने बनाया है, एटलीस्ट मई और सितंबर का हर एक क्वेश्चन देख कर जाइएगा, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट के माइंड पे क्वेश्चंस घूम रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। इनमें से कॉमन क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। और एक अच्छा बात ये है, सारे क्वेश्चंस आपको तो पढ़ने नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग अपने रेगुलर स्टडीज़ में कवर किए होंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, वही पढ़ना है। तो आपको ये नहीं समझना है कि आरटीपी एमटीपी पूरा फिर से अच्छा से पढ़ना है। और जहाँ भी आपको लगता है कि ये आरटीपी का क्वेश्चन है आपका पढ़ा हुआ स्टडी मैट पे, स्टडी मैट में जाके बाजू में ऐसा लिख दीजिएगा आरटीपी सितंबर 25 और 3 टाइम्स एग्ज़ाम 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 लिख दीजिएगा। यानी जब आपके नॉर्मल स्टडी मेट पे जो आपने क्वेश्चंस पढ़ा है वही कॉमन है, वही क्वेश्चन आ सकता है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सो ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन है सारे। सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होते हैं। बेटा आपको पता है ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स तो लिखना है, साथ साथ में लॉजिक भी लिखना है। स्टेट विथ रीजंस वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बच्चे क्लास में पूछते हैं सर क्या लिखें लॉजिक। बेटा अगर ये फॉल्स है तो सही वाला जो पॉइंट है वो लिख दीजिएगा, और ट्रू है तो पूरा क्वेश्चन को ही छाप दीजिएगा ऑल इज वेल। At the end of accounting year, all nominal account ledger book are balanced. बेटा सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है इनकम एक्सपेंसेस। तो साल के लास्ट में इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम लोग टोटल करते हैं, टोटल करके ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैलेंस नहीं करते। बैलेंस किया जाता है एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल। तो इन्होंने जो लिखा है वो फॉल्स है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट दैट इज नॉमिनल अकाउंट आर टोटल एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट लेजर बुक्स आर टोटल एंड ट्रांसफर टू पीएल। टोटल किया जाएगा और पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज नॉमिनल अकाउंट। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, इसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच था वहाँ पे नॉमिनल पर्सनल रियल होता है। सो पर्सनल अकाउंट पे ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज होते और रियल अकाउंट पे भी एसेट्स होता है। तो जहाँ पे कोई नाम वगैरह आ जाएगा वो पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब पर्सनल अकाउंट, और जो बिल्डिंग लैंड कैश बैंक दिखता है वो एसेट्स। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये भी फॉल्स है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव, इट्स रिप्रेजेंट लाइबिलिटी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। BRS इज प्रिपेयर टू अराइव बैंक बैलेंस। सो ये तो फॉल्स था ऊपर। BRS इज प्रिपेयर टू अराइव बैंक बैलेंस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। BRS अपन प्रिपेयर करते टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक का बैंक कॉलम एंड पासबुक। तो कभी भी मत लिखिएगा आप लोग कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। Provision for discount on debtor is calculated before deducting provision for doubtful debt. बेटा ये भी false है। Provision for discount is calculated before deducting provision for doubtful debt. नहीं बेटा, डिस्काउंट तो हम लोग उनको देते हैं जो लोग हमें पैसा देंगे। तो सैंड्री डेटर से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पहले माइनस करते और उसके बाद जो फिगर आएगा उसको उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिखाते। पहले जो पैसा मार के भाग जाएगा डाउटफुल डेब्ट उसे माइनस करो एंड फिर बाद में डिस्काउंट। तो ये भी इन्होंने गलत लिख दिया है, फॉल्स है। सो
सी भी फॉल्स, डी भी फॉल्स। आइए देखते हैं। एंड डी बहुत अच्छा है, फाइनल अकाउंट में काम आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर प्रोविजन फॉर डेटर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लैंड इज ऑल्सो डेप्रिसिएबल एसेट। सरासर झूठ बोलते हैं। लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट, अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है। लीज होल्ड लैंड डेप्रिसिएबल एसेट है, बट लैंड इज अ डेप्रिसिएबल एसेट फॉल्स है। पीरियोडिक इन्वेंट्रीज मेथड ऑफ एसेटेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट। दोस्तों इन्वेंट्री का दो सिस्टम है। एक परपेचुअल, एवरी रिसीप्ट इशू के बाद कंटिन्यूसली जो इन्वेंट्री का सिस्टम होता है उसे कहते हैं परपेचुअल। और पीरियोडिकल क्या होता है, एक पीरियड के एंड पे फिजिकली काउंट करते सारा इन्वेंट्रीज। आपको याद होगा, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखे हो चैप्टर, जिसमें मार्च में अपने को इन्वेंट्री चाहिए तो 10 अप्रैल 5 अप्रैल को पूरा दुकान गो डाउन क्लोज करके पीरियोडिकल चेक, फिजिकल चेक होता है। तो ये ट्रू है। तो पीरियोडिकल इन्वेंट्री, एक्चुअल फिजिकल काउंट। परपेचुअल पे फिजिकल काउंट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आर रिकॉर्डेड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। दोस्तों रिसीप्ट्स एंड पेमेंट तो एक कैश बुक की तरह है। अपने एनपीओ का एक रैपिड रिवीजन रिकॉर्ड करके शेयर किया था, आप जरूर से देखिएगा। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट पे सारे आइटम्स आते, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे रेवेन्यू आइटम आता है। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल रिकॉर्डेड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, तो ये ट्रू है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग डिवेंचर इशू का एक टॉपिक सीखे होंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो वहाँ पे एंट्री लगाते थे डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। बेटा डिवेंचर सस्पेंस डेबिट हो गया तो ये एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स पे आता है, तो ये भी फॉल्स है। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसे एग्जाम के लिए रखेंगे। सो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट नॉन करेंट एसेट्स, डेबिट बैलेंस है वहाँ दिखाते। डिवेंचर सस्पेंस एसेट साइड बैलेंस शीट नॉन करेंट एसेट्स। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, छोड़ के नहीं जाइएगा आप लोग इसे। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट पीरियोडिसिटी। सो बेटा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो यही कहता है, उसी का रिकॉर्ड करेंगे जिसका मनी में मेजरमेंट है, और जिनका मनी में मेजरमेंट नहीं होते, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, उसका रिकॉर्ड नहीं करते। और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का मतलब बिजनेस का अनलिमिटेड लाइफ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं एक एक साल में, अप्रैल टू मार्च, जनवरी टू दिसंबर, सो डैट बिजनेस का रिजल्ट परफॉर्मेंस पता चले। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ओनली दोज transactions are recorded which can be measured in money. Transactions and event that cannot be expressed in money not recorded. Periodicity means accounts prepare for every period, not the life at the end of life of entity. This is called accounting period, normally April to March. अच्छा क्वेश्चन था बेटा, छोड़ के नहीं जाना है, इंस्टीट्यूट के दिमाग में चल रहा है। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, ये तो हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोविजंस एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। सो प्रोविजंस एक प्रेजेंट लायबिलिटी है, बट अमाउंट कंफर्म नहीं है, एस्टिमेशन किया जा सकता है। बट कंटिजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कंटिजेंट लायबिलिटी को अकाउंट्स में कभी कभी नहीं भी दिखाते, प्रोविजंस को अकाउंट्स में दिखाते हैं। और प्रोविजंस इज रिकॉग्नाइज्ड एंटरप्राइज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एस्टिमेट कैन बी मेड। कंटिजेंट लायबिलिटी इंक्लूड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट डू नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बिकॉज अब वो एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे आप, तो प्रोविजन ही बना नहीं पाएंगे, तो कंटिजेंट लायबिलिटी या जो आउटफ्लो होगा सेटलमेंट के लिए वो भी कंफर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन जरूर से आप लोग देख कर जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, आप सबने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है पास्ट जनरेटरीज, एम्प्लॉय हैड टेकन स्टॉक 50,000
cost price 45 on eve of new year and the same was deducted from salary in subsequent month. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपके स्टाफ ने 50,000 का सामान था सेलिंग प्राइस और 45 कॉस्ट था उन्होंने लिया और उसे आप लोग सैलरी में एडजस्ट कर देंगे। तो बेटा आप लोग सैलरी टू परचेस लिखेंगे। दो अच्छी बातें ध्यान से समझना। कभी भी आपके दुकान से सामान बाहर निकलता है, गुड्स सेल पे हो रहा है तो सेल्स वैल्यू पे दिखाना। अदर देन सेल्स आप फ्री में बांट दिया, मालिक एज ए ड्राइंग्स लेकर गया, स्टाफ को दे दिया, हमेशा कॉस्ट। सेल्स वैल्यू पे तभी एंट्री करते जब सेल हो। अदर देन सेल आपके दुकान से माल निकलेगा तो पॉइंट नंबर 1 कॉस्ट पे दिखाना, पॉइंट नंबर 2 परचेज को क्रेडिट कर देना। तो यहाँ पे 45,000 होगा, आप ध्यान देना। यहाँ पे कोई बच्चा लोग 50,000 लिख देगा तो नॉट फॉर ईयर, फॉर जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। आपके दुकान से सामान निकला सेल पे तो सेल प्राइस, अदरवाइज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे परचेज से माइनस। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, मशीन का इंस्टॉलेशन रेडी टू यूज होने तक मशीन पे ही प्लस करते तो डायरेक्टली लिख देंगे मशीन टू बैंक। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स सेल प्राइस 8,000, कॉस्ट 6,000, कैश 1,000। ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, अभी बताया था सेल प्राइस नहीं दिखाना 6,000 और परचेज कैश 1,000, सो ड्राइंग 7,000 दिखाइएगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप, लिस्ट प्राइस 60,000, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करता, जो बिल बनता है उससे माइनस होकर आता है। कैश डिस्काउंट का एंट्री करते एंड 1,500 कैश डिस्काउंट इसका एंट्री किया जाएगा फॉर क्विक पेमेंट। सो लिस्ट प्राइस था 60,000 और उससे ट्रेड डिस्काउंट 10% 6,000, तो ये 54,000। तो परचेज आप दिखाएंगे 54,000 टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीप्ट। डिस्काउंट रिसीप्ट तो 1,500 है और पेमेंट कितना करेंगे 54,000 से 1,500 माइनस 52,500। सो इस तरह से ध्यान पे रखना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जौहर इंडस्ट्री 3 लाख प्लस GST पेड 1 lakh immediately by check and balance after 2 months. So आपने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया जिस पे GST लगा, तो मान लेते हैं आप GST रजिस्टर्ड हो, परचेज पे जो GST लगता है इनपुट GST कहते हैं, जो आपको वापस मिल जाएगा। सो परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी 3 लाख का मशीन परचेज किए तो यहाँ पे एंट्री लगेगा परचेज मशीन अकाउंट डेबिट 3 लाख, इनपुट CGST 6%, 3 लाख का 6% 1,800, $18,000, SGST 6%, इनपुट SGST 18,000 फ्रॉम जौहर, तो टू जौहर लिखेंगे 3,36,000 और फिर जौहर को पे किए 1 लाख, जौहर टू बैंक 1 लाख। ये दो एंट्री लगा सकते हो, एक भी कर सकते हैं, जरूर से आप ध्यान देना। यस इसका एंट्री आप लोग मर्ज करके भी कर सकते हैं एक साथ, बट अलग अलग करना ठीक रहेगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट एंट्री सैलरी टू परचेज हमेशा कॉस्ट पे और ज़रूर से नरेशन लिखिएगा। मशीन टू बैंक नरेशन लिखता है तो मार्क्स कटेगा। ड्राइंग्स टू परचेज टू कैश
परचेज टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, इसका भी 2 एंट्री लगा सकते थे। और मशीनरी इनपुट जीएसटी टू बैंक टू जौहर इंडस्ट्री मर्ज कर दिया, आपकी मर्जी। आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट एक बार जरूर से पढ़ के जाना। एक एक नंबर से आपके मार्कशीट में मार्क्स बढ़ता है, तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट है कैपिटल रेवेन्यू में क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू कैपिटल रेवेन्यू। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो ये कोई भी इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट, उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं दोस्तों। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ये तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ड्रेनेज ऑफ न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन फैक्ट्री, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो 1 रेवेन्यू हो गया, बाकी का सब कैपिटल कैपिटल कैपिटल। सो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, रेवेन्यू कैपिटल कैपिटल कैपिटल। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आया तो भगवान जी का आशीर्वाद है आपके लिए। आइए देखते हैं। वन ऑफ योर क्लाइंट हरिओम आस्क यू टू फाइनलाइज एज अ बेसिस ऑफ ऑडिट दिस the closing inventory. This Hariom claims recorded every transaction, trial balance, tally, check accuracy. So दोस्तों ट्रायल बैलेंस के बारे में छोटा सा बात मैं बता देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। डेबिट साइड में आता है बेटा एक्सपेंसेस एसेट, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट साइड में आता है बेटा रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो परचेज यहाँ पे आता है डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट में। सेल्स क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में, गलती नहीं होना। सन्ड्री डेटर्स यहाँ आता है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट इधर। फिक्स एसेट्स डेबिट में आता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में। ये तो कॉमन सेंस पे ध्यान रखेंगे। और सबसे अच्छा बात बेटा क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता है। कभी कभी एडजस्टेड परचेज दे देगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तब इस सिचुएशन पे बेटा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे आएगा, एडजस्टेड परचेज भी ट्रायल बैलेंस पे आएगा, ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न ये ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। जरूर से आप लोग ध्यान पे रखिएगा, ये आपके ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ट्रायल बैलेंस पे भी आ सकता है। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। अगर एडजस्टेड परचेज COGS दे दिया दोस्तों, तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक सब एडजस्ट हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एडजस्टेड परचेज आएगा, ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न और परचेज अलग से नहीं आएगा। और ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल होता है। अगर टैली नहीं हुआ, लंगड़ा हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट लगा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। ओम्स कैपिटल सही है, ड्राइंग सही है, लीज होल्ड प्रेमाइसेस सही है, सेल्स रिटर्न सही है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर ये गलत है, डेबिट होगा। परचेज सही है, परचेज रिटर्न गलत है, क्रेडिट होगा। लोन फ्रॉम बैंक सही है, ट्रेड सही है, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेड पेबल गलत है, क्रेडिट होगा। बिल्स पेबल गलत है, क्रेडिट होगा। सैलरी सही है, कैश सही है, ओपनिंग स्टॉक गलत है, डेबिट होगा, ये सही। सेल्स गलत है, डेबिट होगा। और क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं आएगा। और फिर ट्रायल बैलेंस आप मिला लीजिएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और BRS तो भैया आपको पास करवाने के लिए आया है, तो मैंने रैपिड रिवीजन पे सेम सम डिस्कस कर लिया है दोस्तों, तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। BRS भी रैपिड रिवीजन में कवर कर लिया दोस्तों, आप वहां से जरूर से देख लीजिएगा। अब चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर एसरटेन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 31 मार्च 25 का। इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, सेल्स दिया, मैन्युफैक्चरिंग दिया है, सेलिंग एट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एडमिन दिया है,
at the time of valuing inventory a sum of 60,000 written off of 165 and sold 150 except above GP rate 20% on sale। ये वाला सम तो आप सबने तो किया ही होगा जरूर से। इसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो स्टेटमेंट फॉर्मेट पे आपका इंस्टीट्यूट तो कर ही दिया यहाँ पे, दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। और एक तरीका है दोस्तों मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, वो भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बहुत आसान रहता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बट अब की बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनने जा रहे हैं ओनली फॉर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग लिखते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और जैसे अपन लिखते हैं आइटम्स वैसे लिखते चलेंगे, कहीं एडजस्टमेंट है उसे देखते चलेंगे। सो फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक इनर कॉलम में लिख दिया दोस्तों, कोई एडजस्टमेंट है। परचेज, टू परचेज 36 lakhs, सेल्स, बाई सेल्स इनर कॉलम पे लिख दिया दोस्तों 55,50,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग पे नहीं आता है, एडमिन भी ट्रेडिंग पे नहीं आता है, इसको काट दीजिएगा। नाउ एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री 31 मार्च 24 लास्ट ईयर जहाँ से ये स्टॉक आया, a sum of 60,000 was written off on particular item which was originally purchased for 1,65,000। बेटा इसको तो याद ही होगा, आप लोग एबनॉर्मल गुड्स बोलते हैं। आपने 165 में माल खरीद के 60,000 राइट ऑफ कर दिया और 150 में बेच दिया, ये डिफेक्टिव एबनॉर्मल गुड्स है। तो ये गंदा मछली है, एक गंदा मछली को इस तालाब से निकाल कर फेंक देंगे। यहाँ पे एबनॉर्मल गुड्स है दोस्तों, हटा देंगे। सेल्स पे एबनॉर्मल गुड्स है दोस्तों, हटा देंगे। सेल्स का तो बता दिया 1,50,000 डायरेक्टली हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 54 लाख सेल्स। अब यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है एकदम ध्यान से देखना, 60,000 रिटर्न ऑफ कम कर दिए, एक सामान 165 में खरीदे थे, एबनॉर्मल गुड्स 1,65,000 में खरीदे थे, 60,000 उसका वैल्यू राइट ऑफ कर दिए, तो ये 1,05,000 एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू दिखा के आए। तो यहाँ से 1,05,000 माइनस कर देंगे 1,05,000। सो ये हो गया 10,50,000 माइनस 1,05,000, तो ये 9,45,000। और जीपी दिया है दोस्तों, जीपी का रेट हमेशा अंडरलाइन कीजिएगा। कभी कभी पेपर सेटर 20% ऑन कॉस्ट दे देता है, कॉस्ट, ये तो सेल्स है तो फिर अभी तो ठीक ही है, कॉस्ट पे देता 1/5 तो सेल्स पे 1/6, याद है ना, कॉस्ट प्राइस एक कदम पीछे पीछे, सेल प्राइस एक कदम आगे आगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑफ 54 लाख, 54 लाख का 1/5 10,80,000। अब आप लोग देखेंगे 9,45,000 प्लस 36 लाख प्लस 3 लाख प्लस 10,80,000 माइनस 54 लाख, तो आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 9,45,000 प्लस 36 लाख प्लस 3 लाख प्लस 10,80,000, इधर आया 59 लाख 25,000 माइनस 5,25,000 क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, बट जैसे भी करना आपकी मर्जी। मेमोरियम ट्रेडिंग अकाउंट से थोड़ा आसान हो जाता है चक्कर दोस्तों।
नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन इसे भी अपन कवर कर लिए थे डेप्रिसिएशन का रैपिड रिवीजन पे, वहाँ से देख लीजिएगा। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे देखते हैं। कबीर accepted a bill 10,000 drawn on him by Samarveer 1st August 3 months. This was for amount owed to Samarveer. On same date Samarveer got the bill discounted. On due date renew the bill. Renew किया 2,000 paid immediately with interest on remaining amount 12% per annum for 3 months, and for remaining balance B should accept a new bill for 3 months. This is carried out on 31st December 24. Kabir became insolvent, paid 40%. बेटा कभी भी बिल रिन्यू होता है ना, थोड़ा इंटरेस्ट के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है इंटरेस्ट कैश में दे देता है और कभी कभी इंटरेस्ट नया बिल में आता है, सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो रिन्यू द बिल। कबीर agreed on condition 2,000 to be paid immediately along with interest। 2,000 तो अभी चाहिए ही, along with interest on remaining amount, interest भी चाहिए, एंड एट रिमेनिंग बैलेंस के लिए नया बिल, तो इंटरेस्ट भी कैश में ही होगा एंड बाकी का बिल। एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समरवीर। समरवीर के घर में समरवीर ड्रॉअर है और कबीर ड्रॉई है, तो समरवीर के घर पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्स आपने ड्रॉ किया था, तो बिल ड्रॉ करने का एंट्री तो सबको पता ही है। BR2 कबीर 10,000, फिर आपने डिस्काउंट किया बैंक डिस्काउंट टू BR, फिर मैच्योरिटी डेट पे रिन्यू करेंगे, तो रिन्यू करने से ओल्ड बिल कैंसिल, कबीर टू बैंक डिस्काउंट किया था, फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो 10,000 से 2,000 तो कैश दे ही देगा, 8,000 पे और 12% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 240, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लिया, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कबीर और फिर BR2 कबीर। नाउ फिर नया बिल डिसऑनर्ड 8,000 पाएंगे, उन्होंने 40% दिया, बाकी का बैड डेट। मेरे लिए बैड डेट और आप नहीं दे पाएंगे, आपके लिए डेफिशिएंसी। ध्यान रखेंगे, आसान क्वेश्चन था, आपको अलग से ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, सक जाएंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट विथ रेक्टिफिकेशन। जरूर से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, आप इसे प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, आप कवर किए हो। आप इसे प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, आप कवर किए हो, बट आप 9 नंबर सम फाइनल अकाउंट जरूर से देखना है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। बेटा कैपिटल तो आपको पता ही है, बैलेंस शीट ड्राइंग कैपिटल से माइनस, फिक्स एसेट बैलेंस शीट में एसेट, और फिक्स एसेट का एडिशन अलग से दे दिया। इस पे डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे दोस्तों अक्टूबर से मार्च तक करना। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग है दोस्तों, परचेज ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, डेटर्स एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, एक्सपेंसेस PL पे। फिक्स डिपॉजिट तो बेटा एसेट है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट PL इनकम है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, सस्पेंस अकाउंट ढूंढेंगे, क्यों आया सस्पेंस, कोई रीज़न होगा, अभी देखते हैं। अच्छा पॉइंट है ये बेटा, आपको जरूर से ये फाइनल अकाउंट पढ़ना है। रेंट 17 मंथ्स का दिया है, तो यहाँ से पता चल गया 12 महीने का होता है, अप्रैल से मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का प्रीपेड है, 5 मंथ्स का एडवांस है, तो 127,500 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5 37,500 प्रीपेड है। इन्वेस्टमेंट 12%, आपको बताया गया था लोन और इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज देगा, तो इंटरेस्ट हिडन हो सकता है। 1 अगस्त को आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका इंटरेस्ट भी देखेंगे। तो देखो बेटा, अगस्त से लेकर मार्च तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
सो 8 मंथ्स हमेशा फिंगर में काउंट करना। सो 12%, 8/12 इंटरेस्ट आना चाहिए 18,75,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, 1,50,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। देख लेंगे, ऊपर तो कुछ दिखा नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था। सो आपको एक्रूड इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। बैंक बैलेंस ठीक है। स्टॉक 7,50,000 दो जगह आएगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन फिक्स एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग पे भी लगा देंगे और जो परचेज है उस पर 10%। पीरियड देख लेंगे बेटा, पीरियड देख लेंगे क्या था पीरियड। फिक्स एसेट्स अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का। एंड स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील, बेटा वो स्क्रूटनी तो करना ही पड़ेगा, ऊपर सस्पेंस अकाउंट आ रहा था। आइए देखते हैं। 1,50,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स, बट आउट ऑफ दिस 90,000 यूज इन बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। सो ड्राइंग्स हुआ था, उसमें से 90,000 बिजनेस में यूज़ कर लिया। पढ़ेंगे इसको, सोल्व करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। परचेज गुड्स 120 नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक। परचेज रिटर्न 7,500 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न। एन अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू पार्टी अकाउंट। पार्टी अकाउंट सही है, ऐसा टॉपिक आप पढ़े थे। एक्सपेंसेस 45,000 आफ्टर मार्च के लिए है। नाउ क्वेश्चन अंडरलाइन करना, गिव जर्नल एंट्रीज, अंडरलाइन जर्नल एंट्रीज फॉर 1 to 4। कोई बच्चा देखेगा ही नहीं, जर्नल पूछा फाइनल अकाउंट कर देगा। बेटा 16 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सीए का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जरूर से पेपर अच्छा से पढ़ के ही सोल्व कीजिएगा एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। पहले 1 to 4 का रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। सो बेटा ड्राइंग्स किया था, उसमें से आपने बिजनेस एक्सपेंसेस कर दिया, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सपेंसेस टू ड्राइंग्स। आपने ड्राइंग से खर्चा कर दिया, एक्सपेंसेस टू ड्राइंग्स, तो आपके एक्सपेंसेस में 90,000 प्लस हो जाएगा और ड्राइंग से 90,000 माइनस हो जाएगा। तो बेटा ऊपर एक्सपेंसेस जो था उसमें 90,000 प्लस कीजिए और ड्राइंग्स था, ड्राइंग से 90,000 माइनस कीजिए। जरूर से पढ़ना है, कंटिन्यूसली बोलते जा रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए बेटा एक्सपेंसेस टू ड्राइंग्स करेंगे आप, और आपके बैलेंस शीट में ड्राइंग्स होता है, उससे 90,000 माइनस, और एक्सपेंसेस पीएल में आता है 90,000 प्लस। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, परचेज गुड्स 120 नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, सामान मिल गया तो एंट्री होता है बेटा परचेज टू क्रेडिटर। सो परचेज टू क्रेडिटर, परचेज में प्लस करेंगे और क्रेडिटर में भी प्लस करेंगे। कितना रुपया? 120। आपके परचेज में भी प्लस कीजिए, परचेज में 1,20,000 और क्रेडिटर्स में भी 1,20,000। सो आइए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए परचेज टू क्रेडिटर, और आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, परचेज में प्लस किया है, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे दोस्तों, क्रेडिटर में प्लस किया गया है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न 7,500 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न। सो परचेज रिटर्न हुआ था तो करेक्ट एंट्री होता है बेटा, करेक्ट एंट्री क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया? रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बट पार्टी में सही किया, क्रेडिटर डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। सो क्रेडिटर तो सही है, रेक्टिफाई में क्या लिखेंगे? टू परचेज रिटर्न
टू सेल्स रिटर्न, डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस, तो सस्पेंस 15,000 का परचेज रिटर्न दिखाना है 7,500 और सेल्स रिटर्न, इसीलिए बेटा सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 15,000, तो फिर सस्पेंस से वो माइनस हो जाएगा, ये देखिए क्रेडिट था अब डेबिट करेंगे, सस्पेंस खत्म। परचेज रिटर्न हुआ था दोस्तों, तो परचेज रिटर्न परचेज से माइनस कर देंगे और सेल्स रिटर्न में डाल दिए थे तो सेल्स रिटर्न से माइनस, परचेज रिटर्न था बेटा तो परचेज रिटर्न में प्लस कर देंगे 7,500 और गलती से सेल्स रिटर्न में डाल दिए थे तो सेल्स रिटर्न से माइनस। सो तीन काम आपको करना पड़ा, पहले तो आपको एंट्री देखना पड़ेगा दोस्तों, एंट्री, सो एंट्री में ये देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, और जब आपके सेल्स रिटर्न होगा उससे माइनस और परचेज रिटर्न में प्लस। सो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला है, इस पे बैंक ओवरड्राफ्ट डालकर हम लोग ये क्वेश्चंस किए थे, आपको पता होगा मैंने इम्पॉर्टेंट भी मार्क किया था और अपने टेस्ट में भी दिया था। और ये एक्सपेंसेस इंक्लूड पीरियड आफ्टर 31 मार्च, जो एक्सपेंसेस है प्रीपेड, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस का एंट्री दोस्तों सिखाया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस दोस्तों एसेट है और एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे। सो आइए देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, जब आप एक्सपेंसेस लिखेंगे माइनस और प्रीपेड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिखा देना है। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं बाकी के आइटम्स पे। नाउ सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, अब बच गया डेप्रिसिएशन 10%, तो डेप्रिसिएशन 10% आपके ओपनिंग पे तो 1 साल का लगेगा और इस पे 6 मंथ्स का लगेगा। सो डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में 10,50,000 पे 1 साल का और 15 लाख पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 10,50,000 पे 10% 1,05,000 और 15 लाख पे 6 मंथ्स का, इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट। हो गया, अब बेटा हिडन एडजस्टमेंट्स देख लेते। रेंट का तो कर ही लिए थे, रेंट से माइनस प्रीपेड, इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आना चाहिए 12%, 1 अगस्त से अगस्त सितंबर अक्टूबर ये किया था ना अभी, या इस पे इंटरेस्ट आना चाहिए 8 मंथ्स का 1,50,000, वो मिला नहीं है, उसे आप इनकम भी दिखाएंगे और एसेट भी दिखाएंगे और कुछ खास नहीं था दोस्तों, बट आपके लिए तो बहुत स्पेशल है, 16 to 20 मार्क्स दिलाने वाला है, छोड़ के नहीं जाना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट में भी आ जाएगा, और कुछ नहीं था, जरूर से पढ़ के जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 10, ये एनपीओ का सम है, मैंने एनपीओ के रैपिड रिवीजन पे इसको कर दिया है, ये 5 स्टार इम्पॉर्टेंट सम है, आप लोग प्रैक्टिस करके जाना जरूर से। नेक्स्ट है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल सेल्स टोटल परचेज, आपको पता ही है टोटल डेटर्स अकाउंट बना के क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करते हैं एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर क्रेडिट परचेज पर कैलकुलेट करते हैं। सो आइए देखते हैं एक एक ट्रांजेक्शन्स। फ्रिज लिमिटेड गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डेटर्स 1 अप्रैल का ओपनिंग, तो ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर 1 अप्रैल का ओपनिंग, तो क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट बैलेंस, बाई बैलेंस बी डी, बी आर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर,
तो इसका एंट्री होता है BR टू डेटर, तो डेटर में आ जाएगा बाई BR। BP इशूड, तो क्रेडिटर्स टू BP, तो क्रेडिटर्स के लेजर में टू BP। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो बैंक टू डेटर्स, बैंक टू डेटर्स, डेटर्स में बाई बैंक। कैश पेड टू सप्लायर, सो क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स में टू बैंक। बैड डेट रिकवर्ड, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बैड डेट रिकवर्ड का एंट्री होता है बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड, बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। सो बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड है तो ये डेटर्स में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स टू BR, BR एंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू BR। BR डिसऑनर्ड, बिल मिलने का एंट्री था BR टू डेटर, डिसऑनर्ड का एंट्री हो जाएगा डेटर्स टू BR, डेटर्स के लेसर पे आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड बाई सप्लायर, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर पे आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डिस्काउंट टू डेटर, डेटर्स के लेजर में बाई डिस्काउंट। एंडोर्स BR डिसऑनर्ड, डेटर्स टू क्रेडिटर, सो डेटर्स के लेजर में आएगा टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के लेजर में आएगा बाई डेटर। सेल्स रिटर्न का तो एंट्री जानते हो, सेल्स रिटर्न टू डेटर। BR डिस्काउंटेड, सो BR डिस्काउंटेड, बैंक डिस्काउंट टू BR, ये बैंक डिस्काउंट टू BR। अगर BR का लेजर बनाना है तो आएगा, अदरवाइज डेटर्स में नहीं आएगा। तो ये खत्म। कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, ये कैश सेल्स है, टोटल सेल्स के लिए काम में आएगा। कैश परचेज, परचेज टू कैश, डेटर्स क्रेडिटर्स में नहीं आएगा, टोटल परचेज के काम पे आएगा। एंड क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप पढ़े भी होंगे, फिर भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप सच्ची का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर से। डेटर्स ओपनिंग, BR डिसऑनर्ड वगैरह वगैरह दिया है, सब कुछ दिया है, आप तो कर ही लिए। और क्रेडिट सेल्स यहाँ से निकल गया, सिमिलरली क्रेडिटर से परचेज निकल गया। सो टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। नेट सेल्स अगर पूछता ना, नेट सेल्स, तो सेल्स रिटर्न भी माइनस करते। नेट परचेज पूछता तो परचेज रिटर्न भी माइनस कर देते आप लोग। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। और सभी कोई पढ़ के जाते, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11 12 पे आ गए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन है स्टडी मेट से क्वेश्चन है, सभी कोई पढ़े होंगे तो इसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस एक बार देख लेते। बैलेंस शीट PSR इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, सो कैपिटल के रेशियो में लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल PQR का, सिंडिकेटर्स PM, स्टॉक, डेटर्स बैंक। फर्स्ट अप्रैल को P डिसाइड टू रिटायर, रिमेनिंग कंटिन्यू, एग्री डेट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, PM डेप्रिसिएटेड, स्टॉक वैल्यूड, ओल्ड क्रेडिटर 5000 रिटेन बैक, रिटेन बैक मतलब रिटेन ऑफ, क्रेडिटर्स कम गया, सो क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, ध्यान देंगे। PDD 5%, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड, कैश ऑब्टेन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दिया, कैश मिला। तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक टू JLP और फिर JLP टू कैपिटल में भी डाल सकते हैं, या JLP टू रिवैल्यूएशन कर देंगे, फिर रिवैल्यूएशन के थ्रू आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फंड रिमेन 35 पीस सेम ही है, टोटल कैपिटल इज सेम एज बिफोर, अमाउंट ड्यू इज सेटल। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने अपने क्लास में किया होगा, सभी बच्चे स्टडी मेट पे डन। बस एक कष्ट कीजिएगा, इमीडिएटली अपना स्टडी मेट खोलिएगा और वहाँ पे लिख दीजिएगा RTP सितंबर 25, बस एक बार लिख दीजिएगा, ज़रूर से छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट है बेटा डेथ ऑफ पार्टनर का एक सम है जिसको ज़रूर से पढ़ के जाना है बेटा आप लोगों को। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या है देखते हैं। द पार्टनरशिप डीड ऑफ फर्म 3 पार्टनर्स अल्फा बीटा गामा, PSR 2:1:1,
फिक्स कैपिटल 90, 36, 24 रिस्पेक्टिवली। इस सम को भी ना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करके जाना है। ये भी आप लोग के स्टडी मैट पे है, आप पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आरटीपी एमटीपी छोड़ना नहीं। क्या पता आप छोड़ोगे, उधर से 2-3 क्वेश्चन आ गया और आपका प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो फिर से आपको जनवरी के लिए तैयारी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा फिर से जनवरी के लिए तैयारी करे। जनवरी में तो हम इंटर का तैयारी करते रहेंगे, एक ग्रुप ओवर भी हो जाएगा जनवरी तक। तो ध्यान रखना बेटा, एक थोड़ा भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रहा है, आप छोड़ना नहीं। देखो बेटा, सुबह 6:30 से पढ़ा रहा हूँ, अभी 8:06, 8:30 9 बजे तक मैं आपके साथ बैठ के आरटीपी कर रहा हूँ, सो डेट आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। आरटीपी भी छोटा कर दे रहा हूँ कि ये पढ़ लीजिएगा, ये नहीं पढ़िएगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, आपका ज़िंदगी है, अपने ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। हम टीचर्स भी नहीं चाहते, तभी तो रात रात को बैठ के आपके लिए आरटीपी एमटीपी रिवीजन करते, रैपिड रिवीजन लाते। हमने तो पढ़ा तो पूरा ही दिया था, लेकिन एग्जाम के समय कॉम्पैक्ट छोटा करना होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है ये सब बातें। सो चलिए, कैपिटल तीनों पार्टनर्स का पीएसआर भी दे दिया। द पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट 8% फिक्स कैपिटल पे ही होता है, नो इंटरेस्ट ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट ड्रॉइंग्स, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं। डेथ होगा किसी पार्टनर्स का, गुडविल 2 years, परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 years टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग, लास्ट 31 दिसंबर का 3 साल डिवाइडेड बाई 3 into 2, बट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी there was an insurance policy 75 individual name of each partner, हर एक पार्टनर के लाइफ पे पॉलिसी है। प्रीमियम चार्ज अगेंस्ट पीएल। एक्सपेंसेस मेथड आपको तो पता ही है, जेएलपी का 3 ट्रीटमेंट है, एक्सपेंसेस मेथड, एसेट सरेंडर्ड वैल्यू और एसेट सरेंडर्ड वैल्यू विद जेएलपी रिजर्व। सरेंडर्ड वैल्यू इज 20%। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई पार्टनर मर जाता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग डेट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, पढ़े भी होंगे, कोई मर भी जाता है बीच में तो भी इंटरेस्ट देंगे दिसंबर तक, वाह गजब। द शेयर ऑफ पॉलिसी एंड गुडविल भी साल के लास्ट में ही देंगे। डेट द पार्टनरशिप बुक्स भी क्लोज 31 को ही होगा। लो मर गया, अल्फा मर गया 30 सितंबर को, बट मर गया 30 सितंबर को, इंटरेस्ट वगैरह, शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह, शेयर ऑफ प्रॉफिट, आईयूसी पूरा साल के लास्ट तक मिलेगा भाई। तो सितंबर को मर गया फिर भी पूरा मिलेगा। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट, उसके करेंट अकाउंट पे क्रेडिट था, एंड फ्रॉम द डेट टू द डेट ऑफ डेट ही हैज विड्रॉन 90,000, ड्राइंग्स भी किया। तो आपके करेंट अकाउंट पे लास्ट ईयर 15,000 था और ड्राइंग्स कर दिया तो 15 माइनस 90, अब डेबिट बैलेंस हो गया 75,000, कैपिटल से माइनस कर देंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 18,000 डिस्कवर्ड ऑन 30 सितंबर, डिसाइडेड टू रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो गया तो रीवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। लॉस भी बांट देंगे तीनों पार्टनर में 2:1:1 के रेशियो में। ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ फर्म बिफोर आईओसी अंडरलाइन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले है 21, 22, 23, ये साल तो मर ही गया। गुडविल वगैरह के लिए लास्ट 3 साल का ही प्रॉफिट देखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू अल्फास लीगर हैज 31st, इम्पैक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड नॉट टू गिवन इन अर्लियर ईयर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का कोई इम्पैक्ट पहले नहीं दिखाना है, 31 दिसंबर को देना है। कितना देना है? अल्फा मर गया, सो अल्फा का पीएसआर याद रखना, अल्फा मर गया उसका पीएसआर 2/4। तो सबसे पहले उसके कैपिटल में 90,000 डालेंगे और उसके करंट अकाउंट पे 75,000 डालेंगे। तो सबसे पहले उसके कैपिटल पे चलते हैं। कैपिटल, ये कैपिटल आ गया बेटा, एकदम आराम से बाई बैलेंस PD 90। बेटा ये सम तो जरूर से करना, 16 मार्क्स का आएगा, 30 मिनट्स भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट्स में हो जाएगा। उनके करंट अकाउंट पे 75,000 डाल देंगे और बोला गया था इंटरेस्ट देंगे साल तक, पूरा साल का। तो 90,000 पे 8% पूरा साल भर का इंटरेस्ट देंगे। 90,000 पे 8% साल भर का इंटरेस्ट देना है। और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज था बेटा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज 18,000 का था, 2/4 9,000 तो हो गया। बस अब आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट बाकी रह गया और
शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल और इंश्योरेंस और ख़त्म। मैं अब सब कुछ धीरे धीरे समझाने जा रहा हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल, इंश्योरेंस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल और इंश्योरेंस का। पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में बातें करते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेटा अल्फा, बीटा, गामा तीनों के पॉलिसी थे और 75,000, 75,000, 75,000 और अल्फा का डेथ हो गया तो इनका पॉलिसी वैल्यू मिलेगा 75,000 और बाकी पार्टनर्स का अभी तो चलते रहेगा तो सरेंडर्ड वैल्यू का बंटवारा करेंगे। तो 75,000 का 20%, तो बीटा का पॉलिसी का 15,000 आज सरेंडर्ड वैल्यू है, गामा का भी। तो पॉलिसी किसी के भी नाम का हो, पैसा तो सबको मिलेगा। 15,000 प्लस 15,000 प्लस 75,000, सो 1,05,000 पे अल्फ़ा वाई को 2/4 दे दो, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, 52,500 शेयर ऑफ JLP, टन से दे दीजिए शेयर ऑफ JLP, शेयर ऑफ JLP 52,500। अब बच गया दोस्तों दो छोटे छोटे पॉइंट, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस साल के प्रॉफिट पे शेयर मिलेगा, और बेटा गुडविल, और ख़त्म। और बताइए 10 से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने ये बड़ा छोड़ के सम छोड़ भी दिया होगा, अब पढ़ लीजिएगा। गुडविल के बारे में कहाँ बताया, डेथ ऑफ पार्टनर गुडविल 2 years purchase of average net profit after IOC for preceding 3 years। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये फिक्स कैपिटल ले लेंगे 90,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 पे इंटरेस्ट 8% देना है 12,000। तो जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सबसे 12,000 माइनस करके, 12,000 माइनस करके डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कर लेंगे, या एवरेज करके -12 इंटू फिर एवरेज करके -12 कर देंगे तो भी हो जाएगा। सो गुडविल का कैलकुलेशन भी बहुत आसान है दोस्तों। ये देखिए गुडविल हर एक साल का प्रॉफिट से माइनस करके डिवाइडेड बाई 3 एवरेज करके फिर उसको गुडविल का वैल्यूएशन किया एंड 2/4 उन्हें दे दिया। सो दिस इज शेयर ऑफ गुडविल। और शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरे साल का प्रॉफिट पे शेयर मिलेगा। तो इस साल का प्रॉफिट 40,410 था बिफोर IOC, प्रॉफिट तो IOC के बाद बांटते, तो ये हो गया। सो दैट्स इट, ये इतना आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग इसको प्रैक्टिस 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 एग्ज़ाम के लिए तुरंत अभी ही आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम फ्रेश माइंड पे है, आपको याद हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए कंपनी अकाउंट्स में। कंपनी अकाउंट्स में लिमिटेड कंपनी ऑथराइज कैपिटल दिस 2 पर शेयर अलॉटमेंट, ये सम आप लोग स्टडी मैट पे है जस्ट बाजू में, और प्रेरणा स्टूडेंट्स ने तो इसे 3 टाइम सोल्व किया है। तो बस बाजू में क्वेश्चन में 40, 41, 42 ऐसा ही है, वहाँ पे लिख दीजिएगा RTP सितंबर, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, बहुत अच्छा से पढ़ा होगा। नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी मेट से ही क्वेश्चन डाला है इन्होंने, इसको जरूर 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 से पढ़ना है आप लोगों को। आइए फिर भी मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। ऑन 1 April 25, वेवर्स लिमिटेड इशूड 5 लाख 12% डिवेंचर 100 ईच 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल 31 मार्च 30 को 5 साल बाद। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाई 1 लाख, आपने 5 लाख डिवेंचर इशू किया, पब्लिक ओवर सब्सक्राइब बाई 1 लाख, तो पब्लिक ने 6 लाख सब्सक्राइब किया, हुए रिफंडेड 1 लाख का वापस कर दिया। इंटरेस्ट पेड एनुअली 31 मार्च।
तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट कभी कभी हाफ ईयरली बेसिस 6 मंथ्स का भी दिया जाता है दोस्तों। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू, ओनली इशू के समय का एंट्री। सो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सो बेटा 6 लाख डिवेंचर पे एप्लीकेशन आया है, तो 5% डिस्काउंट पे देते हो तो 95, तो 6 इंटू 95, तो 500 रुपीज़ इन लैक्स रख लेंगे तो 570, और पूरा लिखना है तो 570 लैक्स। बट ये डिवेंचर एप्लीकेशन 570 लैक्स, उसमें से डिवेंचर पे जाएगा, दैट इज 12% डिवेंचर पे 5 लाख ही जाएगा। और आप लोग को हमेशा बोलते हैं शेयर्स डिवेंचर पे हमेशा फेस वैल्यू और रिफंड कर देंगे 1 लाख पे 95, तो 95 लैक्स रिफंड कर देंगे। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 लाख पे 5 रुपीज़ करके 25 लाख। सो ये तो एंट्री लगेगा दोस्तों, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर पे 5 लाख ही जाएगा, और बाकी का 5 रुपया डिस्काउंट और बाकी का रिफंड आया था 95, चला भी जाएगा 95। सो इशू का एंट्री हो गया। ज़रूर से आपको इसको प्रैक्टिस करके जाना है मेरे भाइयों बहनों, ज़रूर से जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। सो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इन्होंने रुपीज़ इन 100 कर दिया, 2 जीरो खा गया। डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिवेंचर टू बैंक, दैट्स इट, बड़ा आसान क्वेश्चन था। फिर उन्होंने डिवेंचर डिस्काउंट मांगा है, तो डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट पे टू डिवेंचर, और ये इसको इन्होंने 5 ईयर्स में राइट ऑफ, 5 साल में तो कर लिया, अब 1 साल में भी राइट ऑफ कर सकते हो, तो 5 साल में पीएल में राइट ऑफ भी मांगा है, कर लिया। फिर उन्होंने और लेज़र क्या क्या मांगा है, इंटरेस्ट का भी मांगा है दोस्तों, डिस्काउंट भी हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट डिवेंचर होल्डर एज्यूमिंग टीडीएस 10%, तो इंटरेस्ट और डिवेंचर होल्डर टीडीएस का बहुत अच्छा से किए हो आप अकाउंटिंग। इंटरेस्ट और डिवेंचर होल्डर का लेज़र चाहिए, तो मैं एकदम बढ़िया से फिर भी जर्नल के साथ लेज़र समझा देता हूँ अच्छी तरह से। सो पहले तो ये देखना है कि आपका डिवेंचर 500 लैक्स का है, इंटरेस्ट तो 5 लाख रुपीज़ इन 100 करके रखें, 5 लाख पे 12% इंटरेस्ट होगा 60,000, और टीडीएस 10% 6,000, तो 54,000 इंटरेस्ट आप डिवेंचर होल्डर्स को पे करोगे, और 6,000 टीडीएस। इसका 1 साल का एंट्री कर देता हूँ मैं बेटा। इसका एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट 60,000 टू डिवेंचर होल्डर के अकाउंट पे 54 डालना चाहिए, टू टीडीएस 6,000, और फिर डिवेंचर होल्डर्स को टू बैंक 54,000 4,000, और टीडीएस भी पेमेंट करेंगे, टीडीएस टू बैंक 6,000, और डिवेंचर इंटरेस्ट साल के लास्ट में पीएल में स्वाहा, पीएल टू इंटरेस्ट 60,000 ये होना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट क्या करता है, डिवेंचर इंटरेस्ट पूरा होल्डर में 60 करके फिर होल्डर से टीडीएस करता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बुक के तरह भी कर सकते हो, बट करना है ज़रूर से, छोड़ना नहीं है। इंटरेस्ट में तो एकदम सिंपल है, हमारे हिसाब से करोगे टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस आ जाएगा, और बाई पीएल यहाँ कोई बैलेंस नहीं आएगा, और डिवेंचर होल्डर्स पे इन्होंने टीडीएस डाल दिया। एक ही बात है, आप कैसे भी करो, बट ये सम पका हुआ आम है,
5 स्टार लगा देना आप लोग इस सम को सामने, किसी भी कीमत पे ये सम छूट ना पाए। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और ई सो ध्यान देना। नेक्स्ट है बेटा वो डिवेंचर्स कन्वर्शन पे कितना शेयर्स दिया जाएगा, कितना कैश। तो ये सम भी आप किए होंगे तो इसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक बार छोटा है तो कैलकुलेटर में सोल्व कर लेते हैं, क्या लगता है। आइए, XYZ issued 2500 12% debenture, 100 is redeemable after 5 years according terms and conditions, redeemable 5% premium। ध्यान रखना 105 देंगे। The debenture holder option at the time redemption, कन्वर्ट पूरा नहीं होगा, 20% इंटू इक्विटी शेयर, 10 का माल 20 रुपया पे, बैलेंस इन कैश, ओनली 20% ही कन्वर्ट होगा, बाकी कैश। डिवेंचर होल्डर्स 50,000 rupees 50,000, देखना rupees 50,000 opted to get their debenture converted into equity shares, you are required to calculate number of shares cash to be paid। so बेटा face value 50,000, इसका 20% ही, तो 20% 20% ही आपको कन्वर्ट होगा, बाकी कैश मिलेगा। तो 20% 50,000 का 20% 10,000 आपको कन्वर्ट होगा, 80% कैश मिलेगा, यानी 40,000 क्या मिलेगा, कैश। अब ये 10,000 जो कन्वर्ट होगा 105% पे, 105 पे डिवाइडेड बाई 20 रुपीज़ का शेयर्स मिलेगा, 20% ऑफ होल्डिंग। सो 50,000 का 105% देंगे प्रीमियम पे, 52,500 डिवाइडेड बाई 20, तो 10,000 इंटू 105% डिवाइडेड बाई 20, तो 525 शेयर्स मिलेंगे। एंड 40,000 के लिए आपको कैश मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा 105% पे 40,000, 42,000 कैश। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का, बहुत बार इन्होंने सेट किया है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चंस पढ़ा होगा आपका, फिर भी देख लीजिएगा। सो देखिए, डिवेंचर होल्डर ऑप्टेड, 500 डिवेंचर होल्डर ने ऑप्ट किया, 20%, 100 डिवेंचर, 105, इनका करने का तरीका अलग, कैश टू बी पेड 42,000। सो बड़ा सिंपल था और इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको भी मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मेरे साइड से। नाउ बेटा क्वेश्चन 17, ऑथराइज कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, equity shares, preference shares, reserve and standard reserve, CRR, SP, cash, PL। 1st April को company decide to capital reserve by issue of bonus 2 shares for every 5, 2 shares for every 5, तो issued पे ही होता है बोनस बेटा। सो 2/5, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 66,75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, सो 2,70,000 और इंटू 10, 27 लाख का बोनस शेयर इशू होगा। और 27 लाख का बोनस शेयर तो आपको पता ही है, सबसे पहले किसको खाएंगे, CRR, पेट ना भरे तो SP, फिर जनरल रिजर्व, फिर PL। बड़ा सिंपल सम था। एंड सो एंट्रीज एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। सो 2,70,000 अगर इसमें प्लस करेंगे ना तो आपके ऑथराइज से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सम्स किया होगा आप लोग, तो ऑथराइज से ज़्यादा हो जाएगा तो अपने को ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ाना है। कंपनी के क्वेश्चंस बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चंस रखे इन्होंने। देखिए, पहले CRR खाया, पेट नहीं भरा, SP खाया, पेट नहीं भरा, जनरल रिजर्व, PL से तो पेट ही भर गया। और नरेशंस वगैरह थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक्सट्रैक्टेड ही बनेगा 2 ही आइटम बेटा, जरूर जरूर से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एग्जाम 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 कर लेना। ऑथराइज कैपिटल इक्विटी का चेंज हो जाएगा,
बिकॉज यहाँ पे नोट तो आपको पता ही है किए होंगे, पहले 75 लाख था, 94 लाख 50, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी था। सो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके इंस्टीट्यूट का। आरटीपी बस ख़त्म ही होने जा रहा है कुछ ही पर। लास्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। सो जीसीए पढ़ते हो ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रुअल या सीएजी याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंसिस्टेंसी, एक्रुअल, गोइंग कंसर्न। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब पेमेंट ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी डेट, यहाँ पे रिबेट मिलता है प्री पेमेंट के लिए। पेटी कैश बुक इज फॉर स्मॉल पेमेंट्स एंड ऑल। मशीन आवर रेट तो बेटा डेप्रिसिएशन में पढ़े थे। जीएम रूल कब नॉट एप्लीकेबल, बेटा इंसॉल्वेंसी के केस में जीएम रूल लगता है जब अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ अलग से लिखा है कि डेफिशिएंसी कैसे बांटना है तो जीएम रूल नहीं लगेगा। सारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो जीएम रूल नहीं लगेगा। अगर जो पार्टनर सॉल्वेंट है उनका डेबिट बैलेंस हो जाएगा तो जीएम रूल नहीं लगेगा। सो ये सारे आसान क्वेश्चन है, एक बार रीड 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 रीड, दैट्स इट, थैंक यू। एमटीपी आरटीपी हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग मन लगा के पढ़ना। रिक्वेस्ट है आरटीपी एमटीपी के 80-90% क्वेश्चंस किए थे, बस आप अपना स्टडी मैट या जो भी आपने तैयारी किया होगा, कोचिंग लिया होगा, उस मैट पे लिख दीजिए बाजू में और उस पर 4 आंखों से पढ़ना और उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट शेयर करना। बहुत ही अच्छा होने वाला है वो सभी का रिजल्ट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।